Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today, our topic is advantage or uses of accounting. Advantages or uses of accounting. In last video, we completed objectives, functions, and interested parties of accounting or users of accounting. Now we will do advantages or uses of accounting, limitations of accounting, and relative attributes of accounting. First point is advantage. First point of advantage is helpful in management of business. Helpful in management of business. बिजनेस की मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें कैसे हेल्पफुल होती है अकाउंटिंग या उसका क्या इम्पोर्टेंस या क्या फ़ायदा है। मैनेजमेंट नीड्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट जो है वो क्या है, उसको नीड होती है इंफॉर्मेशन की बिजनेस को रन करने के लिए। सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है, जैसे कि प्लानिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए, स्टाफिंग करने के लिए, तो ऐसी टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है इन सब कामों के लिए इन मैनेजमेंट के ये फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इन सब फंक्शंस के लिए मैनेजमेंट को क्या है, नीड पड़ती है अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन की। हेल्पफुल इन प्लानिंग, मैनेजमेंट वुड लाइक टू नो वेदर द सेल्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऑल्सो द स्पीड ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑल सच इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग विच हेल्प्स द management in estimating the future sale and expenses. It also helps them to estimate the cash receipt and cash disbursement during the next accounting period. तो ये अकाउंट की प्लानिंग करने में, अकाउंट जो है हेल्प करता है मैनेजमेंट की प्लानिंग करने में। अब प्लानिंग कैसे कैसे की जाती है कि सेल क्या रखनी है, डिक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ करनी है, या कॉस्ट प्राइस क्या रखना है, या कॉस्ट किस तरीके से रखी जाएगी। तो इस तरीके से जो फ्यूचर में सेल और एक्सपेंसेस के क्या एस्टिमेट हैं, क्या कितना कैश रिसिप्ट होगा, कितना कैश की पेमेंट करनी पड़ेगी या यूज़ होगा, तो वो सारी प्लानिंग जो है उसको पहले से करनी पड़ती है। और वो प्लानिंग करने के लिए उसे अकाउंट की से जो है डाटा चाहिए होता है। नेक्स्ट वहाँ हम कह सकते हैं कि हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम नंबर ऑफ डिसीजन लेने होते हैं। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, हाउ मच डिस्काउंट शुड बी ऑफर्ड टू द कस्टमर। अकाउंटिंग प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग सच डिसीजंस। तो वो कहता है कि डिसीजन लेने के लिए कि कितना प्राइस रखना है, क्या कॉस्ट रखी जाए, क्या डिस्काउंट जो है कस्टमर को ऑफर किया जाए, तो ये सारे डिसीजंस के लिए जो है उसे अकाउंट की नीड होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट वुड लाइक टू सी दैट द कॉस्ट इनकर्ड इज रीजनेबल एंड दैट नो डिपार्टमेंट इज ओवर स्प्रेडिंग। अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट इन दिस रिगार्ड। कंट्रोलिंग भी करने में भी क्या है, मैनेजमेंट को जो है हेल्प मिलती है अकाउंटिंग से ही, क्योंकि अकाउंटिंग से ही वो ये बता सकता है कि कॉस्ट जो है वो कितनी आई है, क्या वो ओवर मतलब कि रीज़नेबल है या नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं है जो ज़्यादा, कोई डिपार्टमेंट ऐसा तो नहीं है जो ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो इस तरह से उसके ऊपर कंट्रोल करने में भी, अगर किसी कॉस्ट ज़्यादा होगी तो उसे कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारे पॉइंट है कि प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट हमारी एडवांटेज है अकाउंटिंग की कि वो कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने में हेल्प करता है। हम सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं, नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग कीप ए प्रॉम्प्ट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन एंड समराइज देम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए ट्रू पिक्चर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ये क्या करता है, बिजनेस की ट्रू पिक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी क्या है, अकाउंटिंग से ही मिलती है। अकाउंटिंग रिपोर्ट से ही पता चलता है कि हमें इस साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो
जो भी इंफॉर्मेशन जो उसके ओनर्स हैं या वेरियस अदर पार्टीज़ हैं, तो वो भी इसी के बेस से ही जो है इंफॉर्मेशन ले सकती हैं रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। सेम हम ये भी कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन से रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन जो है वो अकाउंटिंग से मिलती है। हम जब अकाउंट में बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में जो है ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि किस तरीके से हमारी एसेट्स क्या है, हमारी लाइबिलिटीज़ क्या है, या हम कह सकते हैं कि एसेट्स की वैल्यू क्या रही है और लाइबिलिटी की वैल्यू क्या है। तो ये जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन भी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या, enable comparative study. By keeping a systematic record, accounting help the owners to compare one year's cost, expenses, sale, and profit, etc., with these of others year. Such a comparison provides the useful information on the basis of which important decision can be taken more judicially. तो कहते हैं कि कंपैरेटिव स्टडी में भी हेल्प करती है। देखो हमें क्या है, कंपेयर करना होता है हमारे इस साल के प्रॉफिट क्या थे, लास्ट ईयर के प्रॉफिट क्या थे, जिससे हमें पता चले कि हम इस साल पहले से ग्रो कर रहे हैं या नहीं, हमारा जो बिजनेस का ट्रेंड है वो अप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ों के लिए क्या है, उसको रिकॉर्ड से ही क्या है वो कंपेयर कर सकता है। अगर हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो हम कैसे कंपेयर कर सकेंगे कि इस साल के प्रॉफिट हमारे क्या हैं, लास्ट ईयर के क्या थे। तो यही चीज़। नेक्स्ट हमारा है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए या टैक्स का असेसमेंट करने के लिए भी क्या है हम अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। तो अकाउंटिंग जो है वो टैक्स में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एविडेंस इन लीगल मैटर। इन फ्यूचर कोई कुछ डिस्प्यूट्स हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है जिसमें कोई कोर्ट को एविडेंस देना होता है, तब भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमें लीगल मैटर्स में एविडेंस देने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। इफ़ ए बिजनेस एंटिटी इज बीइंग सोल्ड, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी यूटिलाइज टू डिटरमाइन द प्रॉपर परचेज प्राइस। ये क्या करता है कि अगर हम पूरे बिजनेस को सेल कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। तो हम अपने उसका बिजनेस का सेल प्राइस जो है डिसाइड करने के लिए भी हमको अकाउंट्स की नीड रहती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज ऑफ ग्रेट हेल्प वाइल raising loan from bank or other financial institutions. Such institutions before sanctioning loan various financial statement of the firm such as final accounts and flow statement, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हेल्प करती है लोन प्रोवाइड करने में भी, कि लोन अगर रेज करना हो या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमें लोन लेना हो तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या देखते हैं, हमारे अकाउंट्स देखते हैं, फाइनल अकाउंट फाइनल स्टेटमेंट को देखते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के लिए क्या है, अकाउंटिंग से ही जब हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तभी तो वो देख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट में ऐसे हेल्प मिलती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अकाउंट्स जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसका पार्टनरशिप अकाउंट में भी बेनिफिट होता है या हेल्प मिलती है। जैसे किसी पार्टनर को एडमिट करना है, कोई पार्टनर छोड़ कर जा रहा है या उसकी डेथ हो रही है, तो इस सब केसेस में भी जो है गुडविल के कैलकुलेशन के लिए भी हमें अकाउंट की नीड रहती है। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर। कोई भी गलतियों को ढूंढना हो, कोई फ्रॉड्स को ढूंढना हो, उनसे बचाव करना हो, तो उनमें भी जो है हेल्प करती है हमारी अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग का, वो आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले तो क्या है, हर चीज़ की एडवांटेज हैं तो लिमिटेशंस भी हैं, चाहे वो कितनी भी इम्पोर्टेंट थिंग क्यों ना हो। अगर आप फायर ही देख लीजिए, एडवांटेज है तो लिमिटेशंस भी है। मोबाइल देख लीजिए, एडवांटेज है तो लिमिटेशंस भी हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स
लिमिटेशंस की अगर बात करें तो कैसे ये पर्सनल जजमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। अकाउंटिंग इज येट एन एग्जैक्ट साइंस एंड अकाउंटेंट हैज़ टू exercise his personal judgment in respect of various items. For example, it is extremely difficult to predict with any degree of accuracy the actual useful life of an asset, which is needed for calculating depreciation. The same is true about method of valuation of stock and making provision for doubtful debts. यहाँ ध्यान से देखेंगे कि क्या है कि पर्सनल जजमेंट भी जो है इन्फ्लुएंस करती है अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग में पर्सनल जजमेंट कैसे इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि हमारे डिफ़िकल्ट प्रिडिक्शन लगानी होती हैं कि एक्यूरेसी का चेक करने की बात होती है, या यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट्स की एक्चुअल लाइफ चेक करने की बात होती है कि कितनी लाइफ जो है। अब कोई एसेट्स आप परचेज करके लाए हैं, हमें इसमें ये बताना होता है कि ये एसेट्स कितने ईयर तक चलेगी। जो एसेट्स आज आप लाए हैं वो आपको कैसे पहले आप बता सकते हैं कि ये कितने ईयर चलेगी, तो उस बेस पर जो है हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है। सेम स्टॉक मीन्स जो हमारे गुड्स हैं, गुड्स को कैलकुलेट करने में भी क्या होगा, गुड्स को कैलकुलेट करने में भी हमें नीड रहती है। तो यहाँ पर बात आती है कि कौन सा मेथड लगाया जाए। तो यहाँ इन सारे डिसीजंस, इन सारी सिचुएशंस में हम कह सकते हैं कि पर्सनल जजमेंट जो रहती है, अब पर्सन टू पर्सन जजमेंट डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट पर्सन आर बाउंड टू हैव डिफरेंट ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच थिंग्स एंड हैंड इट विल रिजल्ट इन असर्टेनमेंट ऑफ डिफरेंट फिगर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस बाय डिफरेंट पर्सनस। तो यहाँ पर पर्सनल जजमेंट से भी जो है इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। Accounts are prepared on the basis of a number of accounting concepts and conventions. Hence, profitability and the financial position disclosed by it may not be realistic. Examples: fixed assets are shown in the balance sheet according to the historical cost. This means that the fixed assets are shown at their cost, not at all market value. ध्यान रखेंगे क्या है ये कि जो हमारे अकाउंट्स हैं वो अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन के बेस पर बनाए जाते हैं। जो हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन और कंसेप्ट के बेस पर बनाए जाते हैं वो जो है उसमें कुछ ऐसी डिस्क्लोज आते हैं कि जो रियल नहीं होते हैं। जैसे जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो ये कहता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जो हमारी एसेट्स हैं जब हम परचेज़ करते हैं तो जिस रेट पर या जिस वैल्यू पर आपने उसको परचेज़ किया है, जो जो कॉस्ट प्राइस उसका रहा था, आप उसको बुक्स में उसी वैल्यू पर ही दिखाएंगे। द वैल्यू रिवाइज ऑन देयर सेल में बी मोर और लेस देन द वैल्यू स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। कई बार कुछ एसेट्स की वैल्यू जो एक्चुअल में दिखाई गई होती है उससे बहुत ज़्यादा हो जाती है और कुछ में उससे वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई बिल्डिंग परचेज़ की है, आज मान लो आपने बिल्डिंग 5 लाख की दी है और 10 साल बाद उसकी वैल्यू 50 लाख है, लेकिन आप अपनी वैल्यू 5 लाख ही दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को फॉलो करना है। सेम यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में कुछ वैल्यू ऐसी होती है मशीनरीज, जैसे कि मान लीजिए हमने मशीनरी 2 लाख की परचेज़ करी थी, आज वो यूज़ कर करके इतनी वियर एंड टीयर की वजह से या हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी अप होने की वजह से जो है वो मशीन पुरानी हो चुकी है, ऑब्सोलीट हो चुकी है। तो उस ऑब्सोलीट मशीन्स को हम क्या करेंगे कि उसको उसी वैल्यू पर दिखाएंगे जिस पर कॉस्ट जो हमने परचेज़ की थी। तो यहाँ पर जो बात आती है कि कई बार वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और हम कम दिखा रहे होते हैं, और कई बार कम होती है और हम ज़्यादा दिखा रहे होते हैं। ये हमारे अकाउंट्स की जो है लिमिटेशन है कि ये अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस पर डिपेंड है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है क्या, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड ओनली द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिकॉज द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस कैन बी नोन ओनली व्हेन द बिजनेस इज स्लो डाउन। अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस जो है बिजनेस का वो कह सकते हैं कि क्लोज डाउन भी हो सकता है
हम तभी ही इसकी वैल्यू बता सकते हैं जब वो क्लोज होगा। तो जो हम अकाउंट्स बनाते हैं वो बिल्कुल सही एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस तो हम तभी बता सकते हैं कि ये बिजनेस करने पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। लेकिन हमें ईयर टू ईयर बताना पड़ता है, तो वो जो इन ईयर टू ईयर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो सही नहीं होता है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस। अकाउंट कंटेन ओनली दोज इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। अकाउंट जो है कंटेन करते हैं वो इन्फॉर्मेशन जिसको आप मनी में मेज़र कर सकते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस यूनिट आर कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स एज दीज कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म। वो कहता है कि अकाउंट्स जो हैं वो कंटेन किए जाते हैं मनी की फॉर्म में, तो जो कुछ क्वालिटेटिव नेचर का होता है, क्वालिटेटिव की बात होती है जहाँ पर हम मनी की फेम में मेज़र नहीं कर सकते। जैसे कि एक मैनेजमेंट के चेंज होने पर क्या उसका इफ़ेक्ट रहा है, बिजनेस की रेपुटेशन क्या है, लेबर के साथ रिलेशन कैसे हैं, हमारे पर्सन कितने सेटिस्फाई हैं, तो ये चीज़ें जो हैं हम मनी की फॉर्म में मेज़र नहीं करके बता सकते। तो जब हम मनी की फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते तो हमारे लिए उन अकाउंट्स उन चीज़ों को बताना जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस को भूल जाता है, ओमिशन कर देता है। ओमिशन मीन्स भूल जाना। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट पर कैसे बेस्ड जाए वही अभी बताया पीछे कि हम जो एक मेथड मैंने बताया था कि अकाउंटिंग कंसेप्ट पर बेस्ड है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट में हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट आया था। वही चीज़ कि हम जो भी परचेज करते हैं उसको कॉस्ट प्राइस पर दिखाते हैं और जो पीछे हिस्ट्री की कॉस्ट होती है उस पर दिखाते हैं। तो इससे क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो फिगर्स हैं वो सही वैल्यू जो है नहीं दे पाती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग से कैसे इफेक्ट होते हैं हमारे अकाउंट्स। विंडो ड्रेसिंग से कैसे इफेक्ट होते हैं, विंडो ड्रेसिंग होती है बाहरी दिखावा। तो कई बार पर्सन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि विंडो ड्रेसिंग होती है, दिखावा होता है, जो एक्चुअल में प्रॉफिट होते नहीं हैं वो भी शो प्रॉफिट बन जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो आती हैं तब वहाँ पर हम कह सकते हैं कि विंडो ड्रेसिंग बाहरी दिखावा जो है उसकी वजह से हमारे अकाउंट जो है जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं देकर जो है विंडो कास्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मीन्स फ्यूचर के लिए अगर आपको अनुमान लगाना है तो उसमें भी ये अनसूटेबल है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट जो है पास्ट का रिकॉर्ड देते हैं। जब पास्ट का रिकॉर्ड देते हैं तो चेंज जो है एनवायरनमेंट में रहता है, डिमांड चेंज होती रहती है, प्रोडक्ट की पॉलिसी जो है वो चेंज होती रहती हैं, तो कंपटीशन का पोजीशन चेंज होती रहती है। तो हम पिछले बेस पर जो है पास्ट इवेंट्स पर नहीं फोरकास्टिंग कर सकते, तो ये सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो लास्ट हमने किया वो अभी लिमिटेशंस थी, ये आती हैं कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या करेक्टरिस्टिक जो कि प्रेजेंट करती हैं डिपिक्ट और क्लियर वे और क्लियर एंड ऑर्डरली व्यू ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। रिलायबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो रिलायबिलिटी क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। रिलायबिलिटी इम्प्लाइज दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल और वेरीफेबल। अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए उनमें, मीन्स रिलायबल सम जो है जिस पर विश्वास किया जा सके। रिलायबिलिटी इम्प्लाइज द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल और वेरीफेबल। फैक्चुअल होगी, वेरीफेबल होगी तो है जो उस वो रिलायबल भी होगी। कैसे, जिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप जो है उसको अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि वेरीफाई की जा सके तो वो सच साबित हो। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई पर्सन वेरीफाई करना चाहे उसको सोर्स डॉक्यूमेंट से, जैसे कि कैश मीमो, परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, कोरस्पोंडेंस एग्रीमेंट्स, तो वो इजीली जो है वेरीफाई कर सके।
तो ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ रहता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो रिलायबल होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन उसे चेक करना चाहता है, कोई भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बैलेंस शीट आपने बनाई तो उसको चेक करना चाहता है तो वो कर सके इजीली। तो सम अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर मोस्ट रिलायबल वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ रिकॉर्ड्स काफ़ी रिलायबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। For example, record of fixed asset at actual cost is most reliable since the same can be independently verified from property deed but is not true for some other transactions because accounting is not an exact science. Depreciation charge on fixed assets cannot be independently verified since it is based on estimated useful life of the assets which require personal judgment. तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो आप रिलायबल हो जाएंगी और कुछ नहीं होंगी, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट साइंस जो है वो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेलिवेंस। रेलिवेंस मीन्स अकॉर्डिंगली, मीन्स जो पर्सन जैसी इन्फॉर्मेशन चाहता है उसको वैसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिपिक्टेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि पर्सन जो डाटा जैसा जो उसका यूज़र है वो जैसी इन्फॉर्मेशन चाहता है उसको वो वैसी मिल जाए, मीन्स उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे। अननेसेसरी और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन should not be included in the financial statement. To be relevant, information must be capable of making difference in decision. That is, it must help the management, investors, creditors, other user of accounting information in making decision. For example, in the information regarding the rate of dividend paid by a company in previous year is relevant information for the investors since it provide a basis for forecasting future dividends. तो यही कि वो जो है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होनी चाहिए, जो जैसी इन्फॉर्मेशन चाहता है उसको उसके अकॉर्डिंग मिल जानी चाहिए, जिससे क्या है कि वो हमारी ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर कोई शेयर होल्डर है तो वो शेयर के प्राइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहता है तो हमारे अकाउंट ऐसे होने चाहिए कि उसको वो रेलिवेंट डाटा जो है प्रोवाइड करें। इसी तरह से बैंकर अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहा है तो बैंकर को भी उसी टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए जो हमारे जो उससे रिलेटेड हो। तो इसी तरह से हम ये कहते हैं कि ये रेलिवेंट होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। आपके जो अकाउंट हो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके से होने प्रेजेंट किए जाने चाहिए कि वो सभी को ईजिली समझ में आए। जो उसके यूज़र्स हैं, investor, lender, employees. A person who does not have any knowledge of accounting terminology should also be able to understand them without much difficulty. This can be done by giving relevant explanatory notes to explain the information given in financial statements. तो ये कहता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है इस तरीके से प्रेजेंट की जानी चाहिए कि जो उसके यूज़र्स हैं, चाहे एम्प्लॉयज़ हैं, इन्वेस्टर्स हैं, लेंडर्स हैं, तो उनको बिल्कुल ईजिली समझ में आए, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ हमें एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी प्रोवाइड करने चाहिए, जिससे क्या है कि एक्सप्लेनेटरी नोट्स से वो उसके एक्सप्लेनेशन से ही काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। हमने कौन से मेथड यूज़ किए हैं, हमने कौन से डेप्रिसिएशन का मेथड यूज़ किया है, इन्वेंट्री का कौन सा मेथड यूज़ किया है, तो वो भी क्लियर जो है उसमें देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी क्या है? एक यूजफुल क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन द फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर अलोंग विद द फिगर ऑफ करंट ईयर। हमारे अकाउंट्स इस तरीके से प्रेजेंट होने चाहिए कि हम उसे को कंपेयर करके दिखाना चाहते हैं तो वो भी दिखा सकें, क्योंकि हम अगर अकाउंट्स बनाएंगे तो उसमें एक लास्ट ईयर का कॉलम, लास्ट ईयर की अमाउंट का कॉलम रहता है और एक करंट ईयर की अमाउंट का कॉलम रहता है, जिससे वो साफ उसी पेज पर ही, आपको कहीं देखने की नीड नहीं है, उसी पेज पर ही आपको कंपेयर करके भी दिखा सकते हैं कि पिछले साल के कंपेयर में आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, या आपके अकाउंट्स क्या कहते हैं, आपका कैश का बैलेंस क्या है, आपका कौन सा मेथड आपने अडॉप्ट किया है, तो अब क्या चेंजेस हुए हैं, कितनी जो है वेस्टेज बढ़ी है, या कितनी कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है, या कॉस्ट कम हुई है, सेल इंक्रीज हुई है, डिक्रीज़ हुई है। तो ये सारा डाटा जो है वो आपको वहाँ पर एक ही पेज पर मिल जाना चाहिए। आपके अकाउंट्स ऐसे होने चाहिए। फेथफुल प्रेजेंटेशन। Financial statements are required to show a true and fair view of the profitability,
financial position and cash flow of an enterprise. Application of appropriate accounting standard normally result in financial statement portraying true and fair view of information about an enterprise. Faithful presentation, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर का शो ए ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रॉफिटेबिलिटी की फेयर व्यू होना चाहिए, फाइनेंशियल इस तरीके से प्रेजेंट किए जाने चाहिए जो फेथफुल हों, जिस पर सभी विश्वास कर सकें, और हम ये कह सकते हैं कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हों, वो ऐसे होने चाहिए जिस जो कि अप्रोप्रिएट और फेयर ट्रू व्यू जो है आपके अकाउंट्स का प्रेजेंट करें। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारा आता है रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का रोल क्या है देखेंगे आप। रोल ऑफ अकाउंटिंग में हम ये कह सकते हैं कि रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज़ बीन चेंजिंग विद द चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंक्रीजिंग सोशल डिमांड्स। हमारे अकाउंट जो है वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे हमारी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो भी चेंज होंगे पर्सन की डिमांड के अकॉर्डिंग, सोशल डिमांड के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से ये बात करता है कि लैंग्वेज है, रोल ऑफ ए लैंग्वेज। अकाउंट जो है एक लैंग्वेज है जो कि बिजनेस के को बताती है या बिजनेस की व्यू देती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अकाउंट जो है एक लैंग्वेज का काम करती है। जैसे कि कोई भी रिपोर्ट स्टेटमेंट कुछ भी तैयार करना है, हम नहीं बता सकते कि वो क्या है, लेकिन अकाउंट बिजनेस के बारे में जब पूरी बात को रखना है, कम्युनिकेट करना है, तो अकाउंटिंग के थ्रू ही हम कर सकते हैं, इसलिए इसने इसको लैंग्वेज बोला है। नेक्स्ट है रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। अकाउंट जो है हम लास्ट ईयर मेथड पर, लास्ट ईयर कॉस्ट वैल्यू पर ही, या हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट, जब एसेट्स हमने जिस ईयर परचेज की है हम उसकी वैल्यू उस पर दिखाते हैं। नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन करने में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, उसको बताने में भी हेल्प करता है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट बनाकर ये हमारी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू जो है हमें दिखा देता है। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कि कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसके जो डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स होते हैं, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हैं वो कहाँ से मांगते हैं? अकाउंट से। तो इसलिए इसको एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल भी प्ले करता है ये। रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अकाउंटिंग इज रिगार्डिंग एज ए सर्विस एक्टिविटी because it provide quantitative financial information which is helpful to the users in different way। ये क्या करता है? सर्विस भी प्रोवाइड करता है। सर्विस प्रोवाइड कैसे? कि क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी यूज़र्स हैं उनको उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। आप अपनी नोटबुक में इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, और कोई भी डाउट्स है तो वो आप मुझे बताकर डाउट्स अपने ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।